हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईटी जे मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट थ्योरी है। और हम लोग अब क्या करेंगे, क्लास 11th की सीरीज तो शुरू कर दिए हैं और मैं साथ में कोशिश करूंगा कि पैरेलली हम लोग क्लास 12th का भी फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दें, ताकि एक वीडियो आपका 11th का रहे और एक वीडियो आपका क्लास 12th का रहे, ताकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो बहुत ही कम टाइम में और बच्चों को रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए और ताकि वो आसानी से सारी चीजें डिस्कस कर सके एक दूसरे के दोस्तों के साथ और आप अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर सको। तो मैं कोशिश करूंगा आप लगभग 2 वीडियोस डेली लाने के लिए, एक क्लास 11th और एक क्लास 12th का। तो अभी तो आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 11th के लिए है, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले सेट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे बुक्स वगैरह में इसका डेफिनेशन दिया गया है वो तो प्रॉपरली दिया गया है क्या, जो कि मैंने इधर लिख रखा है। क्या लिखा है कि वेल डिफाइंड ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या एलिमेंट, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बात हमें ध्यान देने वाली बात है वहां पे केवल और केवल एक वर्ड है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, यही सबसे मेन होता है सेट के डेफिनेशन में, जिसके बारे में हमें समझना है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि सही तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, करेक्ट डिफाइंड। अब ये करेक्ट डेफिनेशन होता क्या है समझिएगा। पहली चीज तो सेट के बारे में क्या बताया गया, ये जो भी होता है एक वेल डिफाइंड ग्रुप या कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है या एक कलेक्शन होता है किसका, नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर। क्लियर बात है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर हमें समझना है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज का दो अलग अलग टाइप से एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने क्या बोला कि मैंने बोला आपसे कि मुझे आप फर्स्ट 5 होल नंबर्स का एक ग्रुप बना के बताओ। हमने क्या बोला, एक फर्स्ट 5 होल नंबर का ग्रुप बनाओ, और एक सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला कि आप 5 होल नंबर का ग्रुप बना के तैयार करो। अब इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें से एक आपका सेट है और अगला आपका सेट नहीं है। जैसे कैसे, अगर मेरे को बोला गया यहाँ पे कि आपको 5 होल नंबर का एक ग्रुप बनाना है, कलेक्शन बना के तैयार करना है, तो बच्चों ये बताओ 5 होल नंबर का मतलब ये है, उसने कुछ बताया तो है नहीं कि आपको होल नंबर लेने कहां से है। होल नंबर होता कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो हम इन सभी नंबर में से कोई भी 5 नंबर अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन लगा नहीं है। इसमें केवल क्या है बात कि आपके पास 5 होल नंबर का एक ग्रुप होना चाहिए। अब वो नंबर आप चाहे आप 10 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, या आप चाहो तो 20 ले लो, 21 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आपके हाथ में। मतलब अगर प्रॉपरली बात की जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर अलग अलग इंडिविजुअल को मैं खड़ा करके पूछूं इसका आंसर, तो अलग अलग बच्चे इसका आंसर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आ सकता है। अब एक से ज्यादा आंसर आ सकता है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि हमने सही तरीके से इसको डिफाइन किया, कर पाया मैं। सही तरीके से डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि आंसर सबका सेम आए, सबके लिए क्या है, सेम आए। अब उसी की जगह मैं क्या करता, एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस करता। मैंने बोला कि अभी मुझे 5 होल नंबर्स तो नहीं चाहिए, बट हाँ, अब मैंने स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया फर्स्ट, दैट मीन्स कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स का एक ग्रुप बनाओ। तो बच्चों सोचो, अब मैंने यहाँ पे एक फिक्स कैटेगरी डिवाइड कर दिया इसका, कि अब मैं जो नंबर लूंगा वो स्टार्टिंग का 5 होल नंबर्स केवल लूंगा। तब आप किसी से पूछो, किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सबके सब सेम आंसर देंगे, यानी कि 0 1 2 3 और 4, सबका आंसर करेक्ट आएगा। यानी कि मैंने इसमें क्या किया, इसको प्रॉपरली डिफाइन किया कि इसमें गलती नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर बच्चों से डिस्कस करते रहता हूं, मुझे बहुत काफी अच्छा लगता है वो एग्जाम्पल, तो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैंने जैसे आपसे बोला कि किसी भी राइटर की बात करते हैं, तो कोई भी एक राइटर आप ले लो, जयशंकर प्रसाद ले लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे मतलब लिखे होंगे आपके पास, जितनी भी चीजें लिखे हैं उन्होंने, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तो अगर उसमें से हमसे बोला जाए कि उनकी जो भी लिखी हुई कंटेंट है, जितने भी कंटेंट उन्होंने लिखा है, उस कंटेंट में केवल हमें 5 कंटेंट का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, टॉप 5 कंटेंट का एक लिस्ट बनाना है। तो आप में से क्या करोगे, कुछ लोग, अब उन्होंने तो लिखी तो बहुत सारे कंटेंट होंगे, अब उस बहुत सारे कंटेंट में से आप क्या करोगे, कुछ कंटेंट निकालोगे। अलग अलग लोग क्या करेंगे, 5 कंटेंट निकाल के अलग ग्रुप बनाएंगे। कुछ दूसरे बच्चे के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, 5 कंटेंट
निकाल के दूसरा लिस्ट बनाएगा, तीसरे के पास जाएंगे, तीसरा बच्चा 5 कंटेंट निकाल के कुछ तीसरा ग्रुप बना देगा। यानी कि अभी यहाँ पे चांसेस बन रहा है कि तीनों बच्चों का आंसर अलग अलग आ सकता है कि नहीं। यानी हमने इसका जो कैटेगरी या बोलने का तरीका था, स्टेटमेंट में मिस्टेक की है, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, इसी वजह से तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। अब इसी में अगर मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, मैंने बोला ठीक है जयशंकर प्रसाद ने जितने भी कंटेंट लिखा है उस पूरे कंटेंट की एक लिस्ट बना के तैयार करो, जितने भी उन्होंने कंटेंट लिखा है। तो अब सोचो बच्चों कि सभी कंटेंट की जब बात आ रही है तो जितने भी बच्चे हैं उनके जितने भी कंटेंट होंगे सभी कंटेंट को एक लिस्ट में तैयार करेंगे। बस नंबर्स क्या होगा, किसी को कोई पहले लिख देगा कोई नंबर, कोई बाद में लिखेगा। बट अगर ओवरऑल लिस्ट देखा जाए तो सभी की लिस्ट में अब नेम जो आने वाले हैं वो सब सेम नेम आने वाले हैं, किसी का लिस्ट चेंज नहीं होने वाला है। यानी मैं अगर इसको दूसरी तरह से डिफाइन करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेट एक ऐसा ग्रुप होता है जो सबके लिए उसकी कैटेगरी सेम होती है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट एक ऐसे टाइप का ग्रुप होता है जिसका कैटेगरी हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए सेम होता है। तो समझने का आपका तरीका हो सकता है। तो इसलिए हमने सेट का जो एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं लिखा, तो सेट का एग्जांपल्स अगर हमें लिखना होगा तो हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया। मान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ, या आप सीधा बोल सकते हैं सेट ऑफ यानी यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हमको पता है इसका आंसर्स क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है यहां से। अगली बात अगर हम लोग करें तो सेकेंड पार्ट यहां पे बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट हमने बोला कि सेट ऑफ ऑल नॉवेल्स ऑफ मुंशी, नेम चेंज कर दिया हमने यहां भी, मुंशी प्रेमचंद्र। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया कि सेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा ग्रुप या कलेक्शन किसका, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, जो सभी इंडिविजुअल जिनका कैटेगरी सभी इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है बात। अब सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली बात जो है अपने पास कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करते हैं। हमेशा जब भी मैं सेट का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर उस सेट की नेमिंग कर रहे हैं हम लोग तो उसमें हम कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट यूज करेंगे। दैट मीन्स कि ए सेट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। इस बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा। जब भी मैं सेट की बात करूंगा हमेशा आप अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करोगे। सेकेंड पार्ट, अब जैसे इसको हम कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हैं तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं अगर वो अल्फाबेट में नंबर्स हैं तो उनको हम लोग स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई, आप समझ जाएंगे यहां पे, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक, ऑफ अल्फाबेट। यहां पे हमने इतना बात बता दिया। अब इतनी बातें समझ आ गई हमको। अब हमें आपको अगला एक पॉइंट और बताने वाला हूं कि मान लेते हैं आपके पास एक सेट है ए, माना एक सेट है ए, समझिएगा स्टेटमेंट को, और उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए। उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल ए उसके अंदर लाई करता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो जब हम किसी सेट के एलिमेंट को बताएंगे कि वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट उस सेट के अंदर रहता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर आपके पास, यानी हम बोल सकते हैं इफ ए लाइज इन सेट ए देन, इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये छोटा वाला ए के अंदर रहता है। क्लियर बात है, इसका एक एलिमेंट है, ये हम बात कर सकते हैं। अब उसके जस्ट बाद की बात करते हैं हम लोग।
अब जब हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं, किसी भी सेट के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, जैसे इसमें कितने आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे, उनको लिखने के लिए हम लोग हमेशा करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। यानी मैं बात करूं डायरेक्टली, इसको समझेंगे कि एलिमेंट्स आर, आप बोलना हो तो क्या बोलोगे, एलिमेंट्स आर रिटेन इन करली ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, करली ब्रैकेट, दैट इज जिसको हम लोग कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट, एंड जिनको हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाई कामास। हम क्या बोलेंगे कि कामास के थ्रू इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो हम ऊपर वाला पहला एग्जाम्पल ही बात करते हैं। यहाँ पे इस सेट का मैंने एक नाम रख दिया कैपिटल एन, तुमने बोला कैपिटल एन, और इसको जब लिखेंगे सारे एलिमेंट्स को तो उसको किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको हम कॉमास के साथ अलग करेंगे, यानी कि आंसर आएगा इतना, और करली ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। 4 पॉइंट क्लियर, समझ में आया। चौथे पॉइंट के बाद जो 5वां पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें गलती अक्सर होती है और बातों को ध्यान में ना होने की वजह से आपसे गलती हो सकती है। अब वो आपके पास 5वां पॉइंट क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे किसी भी सेट में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखा जा सकता। अगर एक से ज्यादा बार है तो उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। यानी कि अगली बात वही है कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लेते हैं एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 1 2, तो ये बच्चों गलत है, ये लिखने का तरीका गलत होता है। हम एक एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते, यानी कि इसका सही फॉर्म जो होगा वो केवल क्या होगा, 1। 2 को भी 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। 3 और 4 करेक्ट वे जो होता है हमारे पास लिखने का तरीका ये होता है। यहां तक बातें क्लियर है हम सबको? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। कुछ लोग 2 ही तरीका पढ़ाते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो 3 तरीका होता है, और जिसको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में जब डिवाइड किया तो पहला जो अपने पास आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट इज, यहाँ पे होता है रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, एंड सेकेंड कैटेगरी जो है अपने पास उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज जो करते हैं वो सेकेंड टाइप ही करते हैं, और थर्ड तो कोई कैटेगरी होती नहीं, बट लोग इसको अलग से एक लिख दिए हैं, तो हमें जानकारी के लिए जानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट फॉर्म, तो बस जानकारी के लिए हमने इसको पढ़ा है बस, बाकी यूज कम है उसका। जो यूज होना है इन्हीं दोनों का यूज होना है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों होते क्या है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब सीधा सिंपली वही है कि अगर आपने सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखा, सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखा और उनको कॉमा के साथ अलग किया, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। उस रोस्टर फॉर्म को अगर हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया इनसाइड अ करली ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट के अंदर हमने स्टेटमेंट का यूज करते हुए उसको डिफाइन किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें स्टेटमेंट से समझ आ रहा है कि केवल और केवल एक प्रॉपर स्टेटमेंट होगा, वो किसी ग्रुप के बारे में बताएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म। जैसे मैं बात करता हूँ क्या कि स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से जो फर्स्ट में इसमें लिखता हूँ, और इसी को तीनों में समझेंगे। यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म वही था, आप एग्जांपल नहीं चेंज करते हैं, वही लेके चलते हैं। चलो, हमने बोला यहाँ पे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका डायरेक्टली। और इसका एक नाम देना है तो दे सकते हो आप, ए इक्वल टू समथिंग करके। हमने चलो इसमें लिख दिया ये समथिंग है, ए इक्वल टू, इसका एग्जांपल ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब बच्चों सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में अगर इसी को लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर होगा ए इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आंसर्स आने वाले हैं उसको हम लिख देंगे 1
2 3 4 और 5। यानी कि रोस्टर फॉर्म का मतलब है सारी एलिमेंट्स को लिखो कॉमा के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसी को हमें क्या करना है, तो इसको देखो या तो इसको देखो, हमें क्या करना है, सेट बोल्डर फॉर्म में लिखना है। तो दरअसल बच्चों ये एक ऐसा फॉर्म होता है कि जिसके लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बस क्या है कि आप जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर यूज करेंगे उसका आंसर सेम होना चाहिए, मतलब तरीका सेम होना चाहिए। बस आपको ये बात का ख्याल रखना है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो सेट है अपने पास उसको हमने नाम क्या दिया था, ए। अब इसको लिखने का तरीका सुनिएगा। इसको लिखने का तरीका दरअसल ये होता है, कितने एलिमेंट्स है टोटल, 5। इसमें पांचों को नहीं लिखना है आपको, टोटल 5 एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं यहाँ पे। उन सभी 5 को एक सिंगल जनरल नाम दे देते हैं। कोई भी जनरल नाम आप ले लो, अल्फाबेट लेटर का कोई भी ले लो, स्मॉल लेटर यूज करेंगे। मैंने 1 से लेके 5 को एक सिंगल यूनिट दे दिया। लेटर सपोज की एक्स ले लिया, स्मॉल ए ले लिया, स्मॉल बी ले लिया, स्मॉल सी ले लिया, वाई ले लिया, जो भी आपका दिल करे आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे इन सभी नंबर्स को एक सिंगल जनरल नाम दे दिया, और वो क्या नाम दिया, स्मॉल ए। हमने क्या बोला, इसका वैल्यू क्या है, स्मॉल ए। अब इसके जस्ट बाद हम या तो डबल डॉट लगाएंगे या तो आप स्लैश मार सकते हो, जो आप यूज करना चाहो। वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर सकते हो। कुछ लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग सच दैट लगाते हैं। इसका कहानी का मतलब ये है कि जो सेट ए है उसके अंदर एक एलिमेंट ए है। अब इस ए की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको डिसाइड कर देनी है। हम क्या बोलेंगे, ये जो ए होगा, ये जो भी ए होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ए क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स बिलोंग्स टू, ए नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। साथ में एक कैटेगरी हम ये भी बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू जो भी है, यहाँ पे ए का वैल्यू जो भी है वो क्या है, लेस देन 5 तक लेना है बस ना। या तो लिखो लेस देन आर इक्वल टू 5, या क्या बोलो आप दूसरे इसके जगह और क्या यूज कर सकते हो, लेस देन 6। इस दोनों में से आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। अब अगर हमारे सामने कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो हम समझ सकते हैं कैसे। हमने बोला एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट कौन लाई करता है, पहला एलिमेंट ही लाई करता है ए। इस ए की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की इधर। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ए जो भी होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। साथ में वो नेचुरल नंबर होने के साथ ए का वैल्यू 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो हमें सिंपली समझ में आया ए का वैल्यू नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, 5 और 5 से छोटा होना चाहिए। तो हमको पता है कि 5 और 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5 होता है। या मैं सेकंड स्टेटमेंट में लिखूं तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर जो भी लेंगे हम 6 से छोटे लेंगे। 6 से छोटे का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 और 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं। आई होप लिखने का तरीका आपको समझ आया, बात क्लियर है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो ये जो हमारा थर्ड टाइप होता है बच्चों, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट लिखना होता है और इसमें हम लोग स्टेटमेंट प्रॉपरली लिख सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, बस उसकी कैटेगरी डिफाइंड होनी चाहिए। तो हम इस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए हम लोगों को इन दोनों पे फोकस रखना होगा। अब जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, हमने बोला कि एक आपके पास सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और 10। इतनी बातें किया। अब बच्चों मैं इसकी बात करूं तो आप इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो। सबसे पहला बोल सकते हो कि ये लिखा हुआ है जो सारे की इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इवन पॉजिटिव नंबर्स, बट हमारे पास क्या है, 12 से छोटे नंबर्स है ना, 10 तक ही है। पहला स्टेटमेंट ये हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 12। सेकंड पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। 2 का फर्स्ट 5 मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, नंबर्स को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो मल्टीपल मिलते हैं किसी भी नंबर के। यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अगर मुझे 3 का मल्टीपल पूछेगा तो मल्टीपल ये होता है कि उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, उसके मल्टीपल हमको फाइंड आउट होते जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो हमने इसको लिखने की तैयारी करी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने बोला ठीक है, यहाँ पे आते हैं फिर a इक्वल टू, हमने बोला
अभी फिर से मैं इसका नाम क्या देता हूं, ए, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिया है, बी, तो हम ले लेते हैं बी। चलो इसका नेमिंग किया बी से, और इधर आप चाहे ए लो चाहे बी लो, जो लेना है वो ले सकते हो। मैंने क्या ले लिया, बी, क्योंकि बी इधर बाहर रखा तो मैंने अंदर भी क्या लिया, बी। और हमने लगाया सच दैट, अब मैं बी की प्रॉपर्टीज दो तरीके से डिसाइड कर सकता हूँ। तो दो तरीके से डिसाइड कर सकता हूं, तो देखिए सोचिएगा तरीका क्या होता है। मैंने बोला कि जो बी का वैल्यू होगा वो होगा 2 × n, 2 × n, दैट मीन्स अब 2 में n मल्टीप्लाई करते जाओ, और वो n होगा क्या, सोचिएगा वो n क्या ले सकते हैं। हमने बोला n जो भी होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 2, 2 हमने मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, कहां तक मल्टीप्लाई किया, 5 तक। साथ में एक बात और बोलेंगे कि n का जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन 6, लेस देन 6 बोलो, या n का वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको, बोल सकते हैं क्लियर है बात ना, हमें यहां तक चीजें समझ आ गई। अब और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो बुक के, अगर दिक्कत हो रहा है एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इसमें चेंजेस कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल हमने और लिया, और वो एग्जांपल क्या है अपने पास, मान लेते हैं c इक्वल टू गिवन है इधर अपने पास समथिंग 10 20 30 40, बस इतना ही ले लेते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो लिखने का तरीका आप फटाफट देख लेते हैं। c इक्वल टू हमने बोला स्मॉल c सच दैट, अब इस c की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करनी है, जो दिल में आए बच्चों ध्यान में रखिएगा, जो भी आपको इससे जिस इसके हिसाब से आपके दिमाग में जो भी बन जाए प्रॉपर्टी कैटेगरी फॉर्मूला, जो भी दिमाग में है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो कि ये सी क्या होगा। इसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बताया कि ये सी जो दिख रहा है वो 10 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि 10 इंटू n बोल सकते हैं 10n, जहां पे n जो भी होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और साथ में इस नेचुरल नंबर का वैल्यू लेस देन कितना है, 4 तक लेके गए हैं, यानी कि आप या तो इक्वल टू लेस देन 4 लिखो या तो केवल लेस देन 5 लिख दो कि आपको 5 से छोटे तक नेचुरल नंबर तक रखना है, तो हमारा आंसर समझ आ जाएगा यहां से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वो है कार्डिनलिटी बच्चों, और कार्डिनलिटी क्या होता है, इसके बहुत आसान टॉपिक है ये, समझ लेते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब सीधा सीधा ये होता है काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी सेट में कितने एलिमेंट्स उपस्थित हैं वही उसकी कार्डिनलिटी होती है, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो बस होता है कि n लगाएंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर जिस सेट की बात हो रही है उसको लिखते हैं। तो इसलिए मैंने लिख रखा है आपको यहाँ पे कि कार्डिनलिटी मींस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं किसी सेट ए की बात कर रहा हूं तो उसकी कार्डिनलिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए, यानी कि किसी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी बताता है कौन, एन ए। जैसे कि हमने लिख लिया मान लो ए इक्वल टू 1 2 3 और 4, तो आप क्या लिखोगे, एन ए इक्वल टू कितना है आपके पास 4, या मैंने लिखा b इक्वल टू 2 4 6 8 2 और 8, तो अब ध्यान से देखना एन बी अगर मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे, यहाँ पे देख लो ध्यान से। एक बात मैंने जो बात समझाई थी कि नंबर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो ये 2 बार लिखे गए हैं, ऐसे काउंट करोगे तो कितने आएंगे 4 और 2 6, बट ये गलत है, हम इसको सही से लिखेंगे पहले, और सही से क्या होगा 2 4 6 एंड 8, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी अपने पास, केवल और केवल 4। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि ये चीज हमें क्लियर हो गई कि जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं किए जा सकते, एलिमेंट रिपीट नहीं होते, और कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, काउंटिंग उनकी जाननी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब इसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सेट हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला टाइप्स जो आएगा टाइप्स ऑफ सेट, 1 बाई 1 सारी चीज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये सब बहुत आसान पॉइंट्स हैं अपने पास, बस नॉर्मल नॉलेज में रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमको बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइड सेट, या इसी को दूसरा नाम बोला जाता है इम्प्टी सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्टी सेट। तो नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है का मतलब
एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। दैट मीन्स उसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट में नो एलिमेंट, केवल और केवल क्या रहेगा, करली ब्रैकेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। अच्छा, इसका सिंगल यूनिट माना गया है बच्चों, हमेशा लोग बताते हैं क्या, पाई, और ये बोल दिया है यूनिवर्सल है इसके लिए। ऐसा इसलिए बच्चों की, अगर आपके पास हम बात करें कि एक सेट है ए जो कि वाइड सेट है, और फिर मैंने बोला एक दूसरा सेट है बी जो कि वाइड सेट है, कोई सेंस है क्या इसमें, सोचो आप थोड़ा सा ध्यान से। ए भी वाइड सेट है, बी भी वाइड सेट है, यार बात तो दोनों एक ही है ना, दोनों की बात तो एक ही है, उसमें भी एलिमेंट नहीं है, उसमें भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेट में कोई डिफरेंस है क्या, तो नाम अलग अलग हम क्यों रखें। यानी कि अगर वाइड सेट की बात करना है हमको, तो उस वाइड सेट का एक सिंगल नाम रख दो, यूनिवर्सल नाम रख दो, ताकि सबके लिए वो क्या हो, सेम हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी इस पॉइंट को। मैंने क्या बोला कि हमने मान लो तीन अलग अलग सेट के बारे में आपसे बोला कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चलो चार ले लेते हैं, चारों में कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब चारों में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइड सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो जब चारों के चारों की जो प्रॉपर्टी है, कैटेगरी है, सब कुछ सेम है, उनका अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत है कि एक को ए रखें, एक को बी रखें, एक को सी रखें, एक को डी रखें, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसी वजह से उन सभी को, यानी कि जिसमें जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या वाइड सेट को, या जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट को, हमेशा एक यूनिवर्सल नाम दिया गया क्या, फाई। फाई का मतलब नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, या तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, या उसका दूसरा तरीका क्या होता है, करली ब्रैकेट फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां तक बातें क्लियर। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है, कभी आप किसी से पूछोगे तो वहां पे लोग नहीं बताएंगे, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फाई क्यों रखा गया, फाई रखने के पीछे का रीजन बस इतना ही था। क्लियर है कि ये एक यूनिवर्सल नाम देना था यहाँ पे। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अब स्टार्ट हम वन बाई वन चलेंगे। वाइड में नो, जीरो, एक भी एलिमेंट नहीं तो जीरो, तो जीरो के बाद कौन आता है, वन। तो उसी से रिलेटेड है अपने पास अगला, जिसको लोग तो बोलते हैं बट स्पेलिंग भी उसका वैसे ही होता है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, तो टन को हटाओ, सिंगल वर्ड आ गया ना, टन को हटाओ क्या बना, सिंगल बना कि नहीं। तो ये सिंगल जो वर्ड बना है, इसी के नाम से सेट का नाम रखा गया है, कि यानी कि वो सभी सेट, वो सभी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वन। वो सभी सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन आएंगे, केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा, उन सभी सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। कुछ लोग इसको सिंगलेटन बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिंगलटन बोलते हैं, आपको जो सही लगे, आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा भी हो, आप उसकी तरह से इसको यूज कर लेना। बस नाम याद रखिएगा कि ये ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वन। आपने इसमें एग्जाम्पल पूछना चाहा, अगर आपको जरूरत है तो आप पूछ लो यार, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मान लेते हैं एक सेट है ए, समझ लेते हैं ना, आप पूछ सकते हो सर सेट का, इसका सेट का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो ले लेते हैं। हमने बोला एक सेट है ए जिसमें स्मॉल ए रहता है, और ये स्मॉल ए की प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल ए, सच दैट लगाओ या ना लगाओ चलेगा, चलो अच्छा लगा देते हैं। अब ये स्मॉल ए की प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल ए एक रियल नंबर है, स्मॉल ए क्या है, रियल नंबर है। साथ में ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ये क्या बोला, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो सोचो गलत है पूरी तरह से, कैसे, ए एक रियल नंबर भी है, साथ में उस रियल नंबर का आपने स्क्वायर कर दिया तो वो नेगेटिव आ रहा है, कभी आ सकता है क्या। सोचो किसी रियल नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर करने से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो एक पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव कैसे हो सकती है बच्चों, हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ए पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने से वैल्यू नेगेटिव है, इस वजह से इसमें कोई भी एलिमेंट लाई करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अगर लेना है तो एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। ऊपर हमने लिया चलो बी, बी की बात जब की मैंने बोला स्मॉल बी लाई करेगा इसमें, और ये बी एक ऐसा नंबर है कि बी आपका 1 से 2 के बीच में है, क्लियर बात है, 1 से 2 के बीच में, बट 1 और 2 नहीं है। साथ में बी आपका एक इंटीजर है। कोई सेंस है क्या इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का सेंस है, सोचो 1 और 2 के बीच में
चाहिए क्या, इंटीजर। पॉसिबल है 1 और 2 के बीच में इंटीजर होता भी है कुछ, सारे डेसिमल होते हैं, इंटीजर्स होते ही नहीं। यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, मतलब खाली क्या आएगा 5, या इसको आप लिखो ओपन बॉक्स, इसमें भी 5, या इसको आप लिखो खाली बॉक्स। क्लियर है बात। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं इसी से रिलेट करके एक एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं हम लोग। ए कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए सच दैट ए जो भी है वो एक इंटीजर है, ए जो भी है वो एक इंटीजर है, साथ में ए का वैल्यू लाई करता है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो आपको पक्का पता है कि 1 और 3 के बीच में ओनली 1 इंटीजर आता है, वो क्या होता है 2। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल एलिमेंट आएगा कौन, 2। तो इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट आया, दैट मीन्स ये क्या होगा, सिंगलटन सेट। तो आई होप सिंगलटन सेट क्या होता है इसको आपको समझ आ गया कि जिसमें एक एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट। इसके जस्ट बाद जो अपना है अपने पास अगला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टाइप्स। हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स आसान है ये भी। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, अगर बोला जाए जो श्योर हो। फाइनाइट का मतलब श्योर, जहां तक पहुंचा जा सके, जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, जिसके बारे में समझ सकते हैं। तो फाइनाइट एक्चुअली रिलेटेड है इस पॉइंट से, कार्डिनलिटी से समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सके, यानी जिसमें हम लोग काउंट कर सके कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट किए जा सकते हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप डिस्कस कर सको कि हाँ ये एलिमेंट इसमें आएगा, ये एलिमेंट, उन सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि एक सेट हमने लिया n 1 2 3 4 डैश डैश, हमने बोला 100, हमने क्या बोला 100। काउंट कर सकते हो आप। समथिंग हमने ले लिया, मान लो a, यहाँ पे लिखा आपके पास 2 4 6 2000। आप इसको काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट्स का मतलब बस इतना था कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट, इसी के जस्ट बाद अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है, यानी कि इनफाइनाइट सेट। अगला है इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही ना किए जा सके, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना कर सके। यानी कि सीधा सीधा हमने बोला कि अगर हमने n इक्वल टू सीधा लिखा 1 2 3, बाउंड्री डिसाइड ही नहीं की। बाउंड्री डिसाइड नहीं की का मतलब कहाँ तक जाना है पता है आपको, इनफाइनाइट तक जाओ, काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं काउंट किए जा सकते। बाउंड्री डिसाइड ही नहीं की हमने, लास्ट बाउंड्री नहीं डिसाइड की। इनमें बाउंड्री डिसाइड थी, वहां पे 100 तक जाना है, इसमें कहाँ तक जाना है 1000 2000 तक जाना है, बट इसमें हमने डिसाइड किया नहीं। तो जिसमें बाउंड्री ही डिसाइड नहीं, या जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड आउट ना कर सके, वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। और उसके जस्ट बाद दो हमारे पास टाइप्स और हैं, वो दोनों टाइप्स क्या हैं उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो दो टाइप है अपने पास वो क्या है, उसमें से पहला, इसमें दोनों में थोड़ा सा इशू अपने पास होता है, यानी 5th नंबर और 6th नंबर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है अपने पास कि एक तो होता है अपने पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, और दूसरा होता है हमारे पास इक्वल सेट। दूसरा क्या होता है, इक्वल सेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें मतलब क्या होता है। देखिए हमारी बात समझिएगा, दो सेट को हमेशा इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है, दो सेट को हमेशा इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए। अगर इनके एलिमेंट के जो नंबर्स है, काउंटिंग है, वो क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए, कार्डिनलिटी सेम हो जाए, ध्यान रखिएगा। और इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब पूरे पूरे एलिमेंट ए और बी में सेम सेम हो जाए। यानी मेरा कहने का मतलब है, जो अगर ए के अंदर आपके पास 2 4 6 और 8 है, तो बी के अंदर भी आने चाहिए क्या 2 4 6 और 8, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सारे के सारे सारे सेम होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल सेट बोला जाएगा। बट अगर मान लेते हैं ए में अपने पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी में लिखा है मान लेते हैं समथिंग 3 6 9 और 12, तो हमें एलिमेंट से मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट से। यानी कि 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, तो एन ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एन बी
और ये दोनों, इसलिए ए और बी को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और अगर सेम सेम एलिमेंट्स रहे तो उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो इस बात को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरली आपको ध्यान में रहना चाहिए बात। यानी कि यहाँ पे बच्चों एक बात और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट ऑलवेज इक्वल सेट नहीं होता, बोल सकते हैं ना, बट एक इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होते हैं। यानी कि दो इक्वल सेट है ए और बी, तो वो दोनों आप अगर आपस में इक्वल हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। रीजन ये है कि जो सारे एलिमेंट ए में होंगे वही सभी एलिमेंट क्या होंगे, बी में होंगे, तो सेम सेम काउंटिंग तो सेम आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेम आएगा। तो इक्विवेलेंसी के लिए क्या होता है, यही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट सेट ऑलवेज इक्वल सेट नहीं हो सकता, और हमारे पास इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर। अगला जो पॉइंट है अपने पास, इन सबको रिलेट करते हुए अपने पास यहां से थोड़ा सा अच्छा टॉपिक फिर से शुरू होता हुआ, और उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बात करेंगे, सबसेट्स या सबसेट। चलो हमने बोला सबसेट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, तो पूरे बातों पे जाइएगा। हमने बोला कि सबसेट को समझना है अगर, तो हम दो अलग अलग सेट लेते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है, और एक सेट हमने इधर लिया, मान लेते हैं एक सेट है ए और एक सेट है बी। बस ध्यान ये रखना है, स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट में गड़बड़ी मत करिएगा। लाइन का जो यूज है इसका, ये बोलता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए should lie in set B। बस इतना सा स्टेटमेंट दिमाग में रखना है कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं तो हम लोग ए को देन आप क्या करोगे, ए को इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। यानी कि ए बी का सबसेट है, बस इतने से बात है। मैं इस पॉइंट पे जोर क्यों दे रहा हूं, सुनिएगा। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, फिर हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। कुछ लोग कुछ वीडियोस में कुछ मैथमेटिशियन क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट होता है, उनका कहने का मतलब ये होता है, बट ये सबसेट का साइन होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है वो केवल ये होता है, सिंगल ये लगा तो प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट होता है। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला। अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं सबसेट। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी का अगर सबसेट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ही होता है ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं। बस इतनी बातें होनी चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब, हमने तीन अलग अलग सेट से लिए। एक सेट हमने लिया यहाँ पे 2, 4 और 6। दूसरा सेट हमने लिया 2, 4, 6 और 8। और तीसरा सेट हमने लिया यहाँ पे 2, 4 और 6। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये पूरी तरह से इसके अंदर लाई करते हैं क्या, तो दिख रहा है 2, 4, 6 पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो पहला पॉइंट आपका करेक्ट है। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं। मैं ए और सी के बीच में आता हूं। अगर ए और सी के बीच में चेक करना है तो बस मैंने क्या बोला, बस एक ही स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि क्या ए का पूरा पूरा एलिमेंट सी के अंदर है। ये नहीं देखना है सी के अंदर बराबर है, ज्यादा है, कम है, नहीं देखना है, बस इतना देखना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर है क्या। तो ये है पूरी तरह से उसके अंदर। यानी मैं यहाँ पे ये फिर से बोल सकता हूँ कि ए सबसेट ऑफ सी भी होगा, ए सबसेट ऑफ सी भी बोला जाएगा। ये गलत नहीं है, सही है, ध्यान रखिएगा ये बात को। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि बी इज सबसेट ऑफ ए। रीजन, बी के अंदर 8 है और 8 इसके अंदर लाई नहीं कर सकता। बट
जैसे आपने ए इज सबसेट ऑफ सी बोला, वैसे आप सी सबसेट ऑफ ए बोल सकते हो, यानी कि साथ में आप क्या बोलोगे, सी सबसेट ऑफ ए भी होता है। हो गया। बट जब ये दो कंडीशन एक साथ कहीं लिखे होंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकल सकता है कि ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। बातें क्लियर है कि जो सबसेट का प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो केवल इतना होता है कि जो हम लेफ्ट साइड में सेट लिखते हैं, लेफ्ट साइड में जो सेट लिखते हैं उसके सभी एलिमेंट राइट साइड वाले में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइट साइड वाले में ज्यादा ही होने चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राइट साइड में ज्यादा भी हो सकता है, साथ में इसके बराबर भी हो सकता है। जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर हो सकता है, जो कि हमने ए और सी के बीच में कंपेयर करके देख लिया। तो सबसेट का डेफिनेशन केवल इतना है। क्लियर है बात? अब इतनी बातें अगर हमें क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे सोचते हैं इसके बारे में। तो जैसे बच्चों हमने क्या बोला कि अब यहां पे हमने क्या बोला कि ए इज सबसेट ऑफ बी, आपने लिख लिया। इसी स्टेटमेंट को हम लोग एक सेकंड टाइप से लिख सकते हैं, यानी चेंज करके, जब ए का नाम सबसेट रखा गया इसका बी का, तो अगर बी का नाम रखना हो, थोड़ा सा मुझे उल्टा करके बोलना हो, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि बी इज सुपर सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, सुपर सेट ऑफ सेट ए। सुपर का मतलब बड़ा भी होता है, हमको पता है, तो इसीलिए बी तो बड़ा ही है, क्योंकि ए किसके अंदर लाई करता है, बी के अंदर, तो बी का परिवार तो बड़ा होना चाहिए ना। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट एक नाम रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी तो उल्टा बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। वही मैंने यहाँ पे समझाया। अब बच्चों एक बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको सबसेट आ गया तो इसी से रिलेटेड एक बात और है अपने पास, जिसको अलग से ना पढ़ते हुए इसी में पढ़ लेते हैं। हमने बोला वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। हमने क्या लिखा, प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए प्रॉपर सबसेट का कहानी बस यही बोलता है, जो हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया वही होता है। प्रॉपर सबसेट केवल इतना बोलता है, ये पूरा लाइन तो वही बोलता है कि यानी कि फॉर टू सेट्स हमने लिया कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, क्या बोलता है, बस इसके जस्ट बाद में यहां पे लाइन शुरू कर रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड लाई इन सेट बी। पहला इसके साथ स्टेटमेंट इसका यही आएगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके साथ आने वाला है वो यही आएगा। बट इसमें एक सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, एड ऑन होता है, और वो सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है अपने पास, यानी कि इसके बाद मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, किसका, बी का, कम से कम एक एलिमेंट शुड नॉट लाई ऑन सेट ए, सॉरी इन सेट ए। इतनी बातें हैं। तो पता क्या चलता है अपने पास, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इसको समझाने के लिए हमने बोला कि इसमें ये बोला है कि लेफ्ट साइड का जो सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में होंगे, यानी कि इसने ये बोला कि ए का सब कुछ बी के अंदर होगा, ऑल सारे एलिमेंट्स, बट बी के पास कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, इसके पास कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। बस इतनी बातें बोलता है। यानी कि अब की बार हमने जो उसमें कहानी समझा कि दोनों सेम सेम हो सकते हैं तो सबसेट बोल सकते हैं, बट इस कहानी ने क्या बोला कि ये दोनों सेम नहीं हो सकते। अब की बार ये राइट साइड वाला अगर बड़ा है तो बड़ा ही होना चाहिए, बस ये बोलता है ये, इसके पास कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। बस इतनी बातें बोलता है। फिर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल किसका साइन का यूज करते हैं, ये, और इसका मतलब होता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी एग्जांपल लेना है तो हमने बोला कि इसका ऑप्शन आया 1 2, और बी अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 और 3।
ये भी हो सकता है, आप बोल सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है, कौन, 3, बस एक ज्यादा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए इसके अंदर, बट इसके अंदर एक ज्यादा। सी हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये भी होगा, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ज्यादा रहेगा चलेगा, यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए आपका सी का भी प्रॉपर सबसेट है, सेकंड पॉइंट भी सही है। साथ में हम बी को भी बोल सकते हैं, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, साथ में इसके पास एक्स्ट्रा भी है, यानी बी इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये भी बोल सकते हैं। कि आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको। तो अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो हम इसके आगे चलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट के ऊपर, कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ नोट पॉइंट्स है, उस नोट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है, सबसे पहला अपने पास हमने क्या बताया है, जो हमने समझा रखा है वही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। जैसे हमने अभी अभी देखा ए और सी को इक्वल करके, तो दोनों सेम सेम थे, तो दोनों का नेमिंग सेम कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने बोला कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि इक्वल हो सकते हैं सबसेट की कहानी, वही हमने पहला पॉइंट लिखा। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो खाली सेट होता है, सोचो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, क्या उसको स्पेस की जरूरत पड़ सकती है रहने के लिए? नहीं, वो कहीं भी रह सकता है, यानी वो एक ऐसा सेट होता है जो सबके अंदर लाई कर सकता है। ये बातें क्लियर है ना, कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबके अंदर लाई कर सकता है, दैट मीन्स कि जो एम्प्टी सेट या वाइड सेट होता है दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बातें क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो है उसके, इसमें एक हमारे पास थ्योरी यूज हुई है जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज कर सकते हैं। इसने बोला है कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कि 2 के पावर n सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं एक सेट है A, इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमसे पूछेगा इसका कितना सबसेट बनाया जा सकता है। तो पहले तो हमने सबसेट की पूरा ग्रुप बनाया, तो आप इसका सबसेट बनाना शुरू करो। सोचो पहला बनाओगे तो क्या बनाओगे, 5 खाली ब्रैकेट फर्स्ट, क्योंकि ये सबका होता है सबसेट। दूसरा बनाओगे तो मैंने केवल इसका एक एक एलिमेंट लिया, तो सोचो ये एक सेट है, इसका पूरा एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट होगा। मैं केवल 2 को ले लूं तो 2 का भी पूरा पूरा इसके अंदर रहता है। 3 की बात करूं तो 3 भी पूरी तरह से उसके अंदर रहता है। अब मैंने 2 2 को लिया, 1 2, बात सही है, 1 2 पूरी तरह से इसके अंदर है, तो वो भी इसका सबसेट बोला जाएगा। हमने बोला 2 3, तो बच्चों 2 3 भी इसके अंदर रहता है, तो 2 3 भी इसका सबसेट होगा। अब उसके बाद एक और 1 3, तो 1 3 भी इसके अंदर रहता है, 1 और 3, वो भी इसका सबसेट होगा। और लास्ट अपने पास क्या आता है, अगर मैंने तीनों को ले लिया, क्योंकि ये तो खुद का सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो एक लास्ट ही आएगा। तो काउंट कर लो कितने आए, टोटल 8 आए, इधर हमारे पास 4 और ये 4 कितना हो गया 8, तो टोटल 8 सेट्स आए, सबसेट्स निकल के इसके आए। तो ये हमने फार्मूला भी क्या दिया है जनरली, कि हमने फार्मूला लिखा है 2 के पावर n। तो मैं इसमें n की बात करूं तो कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, आंसर इज 8। यही हमारे काउंटिंग आए हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं किसी भी सेट में, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो 2 के पावर n होता है। अच्छा, ये कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये आंसर कहाँ से आया बच्चों, तो एक्चुअली ये तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे हमने मान लिया अपने पास एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो कंसेप्ट ये लगाते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, n एलिमेंट है, तो उसके जो भी सेट बनाए जा सकते हैं, या तो कुछ भी ना रहे, हमने बोला n एलिमेंट से या तो कुछ मत लो, 0 एलिमेंट लो, n में से 0 को सेलेक्ट किया, तो जितने सेट बन सकते हैं उतने आंसर आ सकते हैं, हमने बोला। इसके बाद आप बोलोगे अब एक एक लोग को सेलेक्ट करके देखते हैं कितना आता है, तो कितना बनेगा NC1। ये कंसेप्ट हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे, तो जिन बच्चों को इसका नॉलेज है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि फार्मूला आया कहां से। तो या तो 0 एलिमेंट सेलेक्ट करो तो NC0, प्लस और चांस क्या है, एक एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आएगा NC1। फिर हमने क्या बोला, उस n में से अब दो दो लोग को कितनी प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम बोलेंगे NC2। इसी तरह आप बढ़ते जाओगे, कब तक करोगे, जब तक हम जितने एलिमेंट है उतने पूरे को ना ले लें, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, जितने एलिमेंट है, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या होता है 2 के पावर सीधा सीधा n। तो ये फार्मूला दरअसल यहां से आया था। तो ये आई होप हमने समझा दिया इतनी बातें, और इतनी आपको रिवीजन करने हैं क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो चुका है,
इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आगे की चीजें समझने के लिए। मैं वादा करता हूँ इसमें मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने वाला हूँ कि आपके लिए सेट जो है बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।